तो इसकी फील्ड देख लिया था, अब देख रहे हैं आगे फील्ड। तो एक कोई सिस्टम हो FONO2, मतलब एकदम सेम टू सेम डेफिनेशन ही चलती जाएंगी, बस एक एक चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी। ये भी पूरा सेम है, बस ये इतना कहता है कि जो F स्टार सेकेंड ऑपरेशन के साथ है वो अपना बनाएगा बेलियन। ठीक, बस और कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब F स्टार का अगर कहें तो इसका मतलब है कि F में से 0 एलिमेंट घटा दिया गया है, बाकी पूरी वही डेफिनेशन है। एक सिस्टम है, फील्ड है तो इसलिए हमने F ले लिया, वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे ON and O2, तो उसको फील्ड तभी कहेंगे अगर पहले ऑपरेशन के साथ ये अबेलियन बना दे और दूसरे ऑपरेशन के साथ भी अबेलियन बनाए पर F स्टार हो, मतलब F में से 0 को हटा दिया गया और O2 इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ON। तो एग्जाम्पल इसके क्यू का देखेंगे प्लस डॉट के साथ, तो क्यू प्लस के साथ अबेलियन बनाता ही और क्यू स्टार डॉट के साथ ग्रुप बनाता है। आर प्लस डॉट का देखेंगे ये भी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लस डॉट का देखेंगे ये भी हो जाएगा, ये तीनों तो अपने फील्ड हो जाएंगे। और अगर एक जो ना बने तो फिर अगर आप जेड प्लस डॉट को देखिएगा तो ये फील्ड नहीं होगा। जेड प्लस के साथ तो अबेलियन है, ठीक, बट जेड स्टार के साथ ये अबेलियन नहीं है, क्योंकि अगर 2 होगा तो 2 के लिए 1/2 चाहिए होगा और 1/2 तो बिलोंग ही नहीं करता, मतलब कि इन्वर्स में आएगी दिक्कत। तो इसलिए जेड प्लस डॉट के साथ अपना नहीं बनाएगा। ठीक, अब ये हो गई, पूरा फील्ड हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट तो पहला तो ये है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। और उसके बाद जैसे देख लीजिए काउंटर के लिए, अगर मतलब जेड प्लस स्टार को डॉट को देखेंगे, ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। अभी भी देखा था, इसके पहले एग्जांपल में फील्ड नहीं था। और इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या चाहिए था, CRU प्लस विदाउट जीरो डिविजन, और ये दोनों चीज़ है, CRU भी है, विदाउट जीरो डिविजन भी है, पर लेकिन फील्ड नहीं है। और अगर एक फेवर में देख लें, ये तो अपना काउंटर था, मतलब कि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर फील्ड हो तो मतलब फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन तो पक्का ही होगा। जैसे क्यू प्लस डॉट है, ये अपना फील्ड है तो कन्फर्म ये इंटीग्रल डोमेन होगा। मतलब इंटीग्रल डोमेन हो तो ज़रूरी नहीं फील्ड हो, पर अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा। ओके, तो फिर अब एक और रिजल्ट, ये 1 था। दूसरा ये कहता है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ठीक, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अगर एग्जांपल के लिए देखें हम लोग जेड पी मतलब जेड पी प्लस डॉट के साथ, तो देखिए इंटीग्रल डोमेन है और ये फाइनाइट भी है। फाइनाइट कैसे, जेड पी में कितने एलिमेंट होंगे, 0 बार 1 बार 2 बार अप टू p माइनस का 1 बार, मतलब कुछ जितने भी हो पर हैं तो फाइनाइट ही, कुछ काउंटेबल्स ही होंगे। ये फाइनाइट भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये अपना फील्ड है। इंटीग्रल डोमेन मतलब CRU हो और साथ में विदाउट जीरो डिविजन हो। पहले ही देख चुके हैं जेड प्लस डॉट विदाउट जीरो डिविजन होता है और CRU भी है ये। तो इसके बाद अब एक क्वेश्चन है और उसको बस समझ लेंगे तो फिर समझिए अब बस ख़त्म ही है, बहुत जल्दी हम लोग वेक्टर स्पेस में आने वाले हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन, कहता क्या है कि प्रूफ दैट सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो P। ठीक है, मतलब रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो P मतलब कि जेड पी। आगे कहता है इज अ CRU विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन पहला ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन। कहता है क्या ये CRU है और ये पहली लेक्चर में दिखा चुके हैं, तो इसको नहीं करेंगे। फिर ये क्या कहता है, फर्दर सो डैट रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो P इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। मतलब ये कहना ये चाहता है कि अगर आपका जेड पी इज अ फील्ड
अगर जेड पी फील्ड है तो ये तभी और तभी होगा अगर पी इज़ अ प्राइम। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग पहले कह देंगे कि चलो पी प्राइम है और दिखा देंगे जेड पी फील्ड बना देगा। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि जेड पी चलो फील्ड है और दिखा देंगे कि पी जो है वो प्राइम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब भी बोथ वे इम्प्लीकेशन होता है या फिर इफ़ एंड ओनली इफ की केसेस होती हैं तो हमको दोनों तरफ से दिखाना पड़ता है। तो मतलब पहले हम लोग करेंगे कि चलो पी प्राइम है, दिखा देंगे जेड पी अपना फील्ड है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि चलो जेड पी अपना फील्ड और दिखा देंगे पी प्राइम है। ठीक, तो जेड पी में क्या एलिमेंट होंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अप टू पी माइनस 1 का बार। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बार सच दैट 0 से बड़ा हो और छोटा हो पी से। अब एक चीज़ और, अभी ही थोड़ी देर पहले डिस्कस था, अगर फील्ड है वो तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मतलब कि वो चीज़ फाइनाइट हो और इंटीग्रल डोमेन हो। और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखी थी CRU हो और प्लस विदाउट जीरो डिवीजन हो। ठीक, तो देखिए ये चीज़ फाइनाइट तो है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फिक्स ही हैं, जितने भी हो जो भी पी को ये ना नंबर ही होगा, तो फाइनाइट तो है ये। अगर इंटीग्रल डोमेन दिखा दें हम इसको जब पी प्राइम होगा तो हम लोग कह देंगे कि ये हो जाएगा अपना फील्ड। अब देखिए CRU तो ये है पहले से, जेड पी प्लस डॉट के साथ CRU भी है, हमको बस दिखाना है कि विदाउट जीरो डिवीजर, क्योंकि CRU ये है पहले से ही प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुके हैं। और विदाउट जीरो डिवीजर हम दिखा दें अगर इसको तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा और फाइनाइट ये सेट है ही, और दोनों चीज़ मिला अगर हो गया तो ये फील्ड हो जाता है। तो इसका मतलब तो ठीक है, चलिए लेट पी इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमको देन प्रूफ क्या करना है? देन टू प्रूव दैट जेड मॉडुलो पी इज अ फील्ड। अब देखिए विदाउट जीरो डिवीजर की डेफिनेशन क्या थी? ये कहता था अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो हो और बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इम्प्लाइज करता था ए बी करें तो ए बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। या अगर ए बार मतलब ए डॉट बी कर दें, अगर ये जीरो हो जाए, ये इम्प्लाई कर दे आपका जीरो हो और बी आपका जीरो हो, ये बार नहीं है, ए डॉट बी है। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इधर इस साइड में कि अगर ए बार इक्वल टू बी बार हो जैसे, तो ये इम्प्लाई करता है ए बार ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम। ठीक है, इसका मतलब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। जैसे अगर देखें जब हमारा जेड 2 होता था तो हमने देखा था 0 बार बराबर 2 बार क्या आता था। ठीक, देखा था कि नहीं? फिर ये 4 बार के बराबर भी ऐसे चलता जाता था। तो फिर अगर ये दोनों दोनों इक्वल हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंस टू मॉडुलो एम लिख सकते हैं और सेटिस्फाई भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे M2 है, 2 डिवाइड 2 माइनस 0। तो मतलब एक ये चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे यूज आएगा इसका। तो ठीक है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर। तो हमको प्रूफ करना है कि जेड पी जो है वो है फील्ड, और हमको अभी दिखाना है बस विदाउट जीरो डिवीजन दिखाना है। तो हम यहाँ से चलेंगे तो लेट दो एलिमेंट ले लें, ए बार और बी बार बिलोंग्स टू जेड पी ले लें, सच डैट अगर ए बार ऑपरेशन बी बार करे तो हमको 0 बार मिल जाए। ठीक, ए बार और बी बार का ऑपरेशन लें तो हमको 0 बार मिल जाए। अगर ए डॉट बी किया तो 0, और हम शो कर देंगे कि अगर ऐसा है तो हमको मिलेगा ए 0 मतलब ए बार 0 हो जाएगा और या तो बी बार 0 हो जाएगा। ठीक, तो विच इम्प्लाइज ए बी का बार इक्वल टू 0 बार। और जस्ट अभी अभी बताया था अगर ए बार इक्वल टू बी बार है तो ये इम्प्लाई करता है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम। तो इसका मतलब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ये इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ से ये हमको इम्प्लाई करता है कि यहाँ पे हमारा एम है पी, मतलब पी डिवाइड करेगा ए बी माइनस 0 को। तो इसको लिख सकते हैं पी डिवाइड करेगा अपने ए बी को। ठीक, और क्योंकि हमने पहले से ले चले हैं कि पी जो है वो अपना प्राइम है, मतलब देखिए इफ़ पी इज़ अ प्राइम, अगर पी प्राइम है तो पी ए बी को डिवाइड करता है तो इम्प्लाई करेगा पी या तो ए को डिवाइड कर रहा होगा या फिर पी बी को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, अगर एग्जांपल के लिए देखें, अगर मान लीजिए पी अपना 7 हो और ए अगर कुछ 47 हो और ए अगर 35 हो, तो आप ही बताइए 7 इसको क्या 7 इंटू 7 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 7/5 इंटू 7। तो 7 या तो 7 को डिवाइड कर रहा है या तो 7 7 को कर रहा है। ठीक है,
किसी दोनों को भी कर सकता है, किसी एक को भी कर सकता है। और यहाँ पे 7 या तो 5 को डिवाइड करेगा या तो 7 7 को करेगा, तो हमेशा मतलब इस तरीके से होल्ड होगा ही। तो P या तो A को करेगा या तो P B को करेगा, ठीक। ये पूरा फर्स्ट ईयर में जैसे था सिलेबस वगैरह में, एग्जाम्पल से मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की ताकि कोई वहम ना रहे। तो यदि P प्राइम है तो ये चीज़ होगी। अब अभी खुद देखिए, अगर P डिवाइड कर रहा है A को, ठीक। अभी अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर A बार इक्वल टू B बार था तो आप इसको लिख सकते थे A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो M, या फिर M डिवाइड्स A माइनस B, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं P बाई A माइनस 0 और P डिवाइड्स B माइनस 0, ठीक। तो यहाँ से इस इधर देखिए, अब ये चीज़ M डिवाइड A माइनस B को ऐसे लिख सकते हैं A बार इक्वल टू B बार। तो यहाँ पे P डिवाइड A माइनस 0, तो यहाँ से दिखता है A बार इक्वल टू 0 बार और B बार इक्वल टू 0 बार। तो 10 हमने क्या दिखाया, A बार डॉट B बार हमने किया, और ये 0 बार था हम लेके चले थे, और हमने दिखा दिया कि ये इम्प्लाई करेगा A बार या तो 0 बार के बराबर होगा या फिर B बार 0 बार के बराबर होगा, ठीक। तो फिर ये विच इम्प्लाई डैट ZP इज विदाउट जीरो डिविजन। तो ठीक है, सिंस ZP इज CRU और विदाउट जीरो डिविजन प्लस ये फाइनाइट भी है, तो फिर विच इम्प्लाइज ZP इज इंटीग्रल डोमेन। अभी फाइनाइट को हटा दीजिए, अगर विदाउट जीरो डिविजन है और CRU है तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होता है CRU प्लस विदाउट जीरो डिविजन। और आल्सो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो हेंस अपना ZP हो गया इज अ फील्ड, ठीक। देख लीजिए आराम से, ये था कि P को प्राइम लेके चले थे और हमने दिखा दिया ZP अपना फील्ड हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चलो कन्वर्सली लेट ZP इज अ फील्ड और दिखा दें कि अगर ऐसा है तो P अपना फील्ड हो जाएगा। तो ठीक है, कन्वर्सली लेट ZP इज अ फील्ड, तो देन टू प्रूव दैट P इज अ प्राइम नंबर, दिखाना पड़ेगा कि P प्राइम है। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, अब हमको पता है अगर ZP अगर फील्ड है तो इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन भी होगा। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब ये विदाउट जीरो डिविजन भी होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन क्या कहती है, CRU प्लस विदाउट जीरो डिविजन। तो ये विदाउट जीरो डिविजन भी होगा, और विदाउट जीरो डिविजन का मतलब अगर A नॉट इक्वल टू 0 हो और P भी नॉट इक्वल टू 0 हो, ये इम्प्लाई कर दे कि आपका A डॉट B करें तो 0 हो जाए और नॉट 0 हो जाए, या फिर अगर A भी इक्वल टू 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा या तो A 0 होगा और B 0 होगा, ठीक। तो चलिए आप सपोज कर लीजिए कि P इज़ नॉट अ प्राइम, P भाई साहब जो है वो प्राइम नंबर नहीं है बट अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर हो गया तो P को किसी भी दो टर्म्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। सो लेट P इक्वल टू RS, ठीक है, जहाँ पे 1 से बड़ा होगा R और S छोटा होगा P से। अब देखिए अगर 6 को ही लिखना हो तो आप इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3 और 2 दोनों एक तरीके से R और S हो गए, और दोनों 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, 6 यहाँ पे जैसे P हो गया। तो देखिए क्लियरली R बार तो नॉट इक्वल टू 0 बार है क्योंकि 1 से P के बीच में है, एंड S बार भी नॉट इक्वल टू 0 बार है क्योंकि ये दोनों ही 1 और P के बीच में है। बट जब आप R डॉट S का करेंगे ऑपरेशन तो ये मिलेगा आपको RS और ये हो जाएगा आपके P बार के बराबर, और हमको पता है P बार मतलब जो M बार बराबर 0 बार होता है, तो यहाँ पर MP है तो P बार बराबर 0 बार। तो फिर अब ये तो फिर डेफिनेशन किसकी हो गई, ये तो जीरो डिविजन वाली डेफिनेशन हो गई। जीरो डिविजन क्या कहता था, विथ
जीरो डिवीज़र, ये हमको ये कहता था कि अगर ए भी नॉट इक्वल टू जीरो हो और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो हो, और ये इम्प्लाई करते कि आपको ए भी जीरो मिल जाए। तो यहाँ तो वही हुआ ना, आर भी नॉट जीरो था, एस भी नॉट जीरो था, और आपको मिल गया जीरो। दोनों का जब आपने डॉट लिया, ठीक, क्योंकि सेकंड ऑपरेशन यहाँ पे डॉट है। और पर लेकिन हम पहले देख चुके हैं ये तो विदाउट जीरो डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड है। तो इसका मतलब कि ये तो कंट्राडिक्ट हो गया ना, जो हमने लेट किया था उसी से कंट्राडिक्ट हो गया। तो विच इम्प्लाइज ZP possesses zero divisor and we get contradiction। तो कंट्राडिक्ट हो गया, तो हेंस P मस्ट बी अ प्राइम, मतलब P को प्राइम होना पड़ेगा। हमने जो सपोज किया था वो गलत लेके चले थे, इसका मतलब। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। ये क्या कहता है, मतलब सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। देखो ये सीधा कहता है कि कोई भी जैसे ग्रुप जो भी होगा वो कोई ना किसी सेट पे ही बना होगा। तो उस सेट का अगर कोई एक सबसेट हो और वो भी ग्रुप बन जाए उसी ऑपरेशन पे जिस पे जो अपना जी ग्रुप था वो था, तो उसको भी कहेंगे सब ग्रुप। दोबारा से सुन लीजिए, कहता है क्या है कि अगर मान लीजिए एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो एच, ठीक है, किसी भी ग्रुप जी जो कि ऑपरेशन ओ के साथ है, तो उसको सब ग्रुप तभी और तभी कहेंगे अगर वो एच जो है वो भी ग्रुप बन जाए विद रिस्पेक्ट टू डेट बाइनरी ऑपरेशन जिससे जी ने बनाया हुआ था। ठीक है, इसको लिख दिया जाए फिर डेफिनेशन। ये कहता है अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी विथ ऑपरेशन हो, ठीक, ग्रुप है उसका कोई एक सबसेट एच है। अभी इतनी सी बात हुई, फिर इज सेड टू बी अ सब ग्रुप, इसको एक सब ग्रुप कहेंगे ऑफ द ग्रुप जी, यहाँ जी ही तो ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ एच इज आल्सो अ ग्रुप with respect to induced binary operation। ठीक, अगर एग्जांपल देखें, हमको पता है कि Z प्लस के साथ ग्रुप होता है, ठीक, शुरुआती लेक्चरों में देखा है। और अगर मान लेते हैं इसका कोई एक, तो Z में क्या होगा, Z में होंगे -5 -4 -3 0 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। Z में यही सब बिलोंग करेंगे, इंटीजर नंबर। अब इसका एक सबसेट लेते हैं H1 इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब देखिए जीरो तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और पहले दिखाया था ट्रिवियल ग्रुप करके कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ग्रुप होता ही है। ये तो ये अपना सब ग्रुप हो जाएगा ऑफ द ग्रुप। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए H2 इक्वल टू 2Z। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, दो सब गुणा, मतलब कि जैसे यहाँ पे आएगा -10 -8 -6 -4, ठीक, -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। इस तरीके मेंबर्स आएंगे और देखेंगे तो एक क्लोजर हो ही जाएगा, किसी भी दो को जोड़ेंगे तो वापस इसी में चला जाएगा। जैसे -8 -6 को जोड़ेंगे -12 तो इसी में हो जाएगा, -2 2 को जोड़ दी 0 इसी में हो गया। एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, इस इधर पे आइडेंटिटी एलिमेंट अपना 0 हो जाएगा। इन्वर्स भी सबका एग्जिस्ट है, 2 है तो -2 है, 4 है तो -4 है, 6 है तो -6 है, तो इसलिए ये ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब H2 भी अपना एक सब ग्रुप हो जाएगा और ग्रुप Z+। इस तरीके से अगर H3 को ले लें 3Z तो ये भी हो जाएगा। और एग्जांपल अगर देखें
क्लेन्स फोर ग्रुप के देख लेते हैं। V4 वो ऑपरेशन के साथ होता है और V4 में हमको पता है क्या क्या मेंबर्स होते हैं, E A B C, ठीक है। अगर आप H1 ले लीजिए इक्वल टू E, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला तो हमेशा ही ग्रुप बन जाएगा, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा V4 का, सब ग्रुप ऑफ V4। अगर आपने पहले का लेक्चर देखा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा, ट्रिवियल ग्रुप करके बताया था, हल्का सा इसका प्रूफ भी बताया था कि क्यों ये ग्रुप होता है। दूसरा अगर आप S2 ले लीजिए, E, ले लीजिए, ठीक, तो ये भी देखेंगे, ये भी बन जाएगा, आइडेंटिटी लिमिट इसमें ही एग्जिस्ट कर ही रहा है और क्लोजर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ये, ठीक। इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ए का इन्वर्स यही होता है। क्लेन्स फोर ग्रुप में क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स होते हैं। और एग्जांपल जैसे S3 को ले लेंगे, E, B, तब भी ये हो जाएगा। बट अगर आप मान लीजिए H को ले लें, E, A, B, ठीक है, तो ये जो होगा ये सब ग्रुप नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, ये ना क्लोजर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करेगा। जैसे A और B दोनों तो बिलोंग करते हैं H में, ठीक है। अगर A ऑपरेशन B करे तो हमको पता है C मिलेगा, और C तो H में बिलोंग ही नहीं करता, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही नहीं होल्ड करती। और जब ये नहीं करती तो फिर बाकी आगे की तो बात ही क्या करें। तो फिर यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जैसे अगर आप एक चीज़ गौर करिए, ये इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ऑफ H1 है 1, ऑर्डर ऑफ H2 है 2, ऑर्डर ऑफ H3 है अपना 2, और ये ऑर्डर ऑफ H था, ये था अपना 3, ठीक। तो फिर जब भी देख तो एक चीज़ ये होता है कि और इसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर ऑफ V4 था 4, तो हमेशा ऑर्डर सब स्पेस के ऑर्डर क्या कहते हैं, ये मतलब सब स्पेस नहीं, सॉरी, सब ग्रुप के जो ऑर्डर होते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। जिसे देख सकते हैं, एक भी 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी कर देगा, 2 इसका भी 2 कर देगा, यहाँ 3 वाला नहीं करता तो कंफर्म नहीं हो गया, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे 2 वाले हों, तो वो अगर मतलब कि ऐसे तो अगर एक एग्जांपल लीजिए, H5 ले लीजिए, अगर ये आप ले लीजिए A और B ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें तो इसका भी ऑर्डर भले ही 2 है, ऑर्डर इसका 2 है, तो ये भी डिवाइड कर रहा है सब ग्रुप के ऑर्डर को, ये भी डिवाइड करा, पर लेकिन ये जो है ये सब ग्रुप नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही अब्सेंट है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो फिर ग्रुप नहीं बनाएगा ये। तो कहने का ये मतलब है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक, मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट ऐसा नहीं है कि अगर जो भी नंबर उसको डिवाइड कर दे तो वो हमेशा बन जाए, पर लेकिन अगर सब ग्रुप है तो पक्का उसका ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा। अब एक रिमार्क ये है कि एवरी ग्रुप हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप, ये मैं ऐसे बोल देती हूँ, एवरी ग्रुप जी भी है तो उसके पास कम से कम 2 सब ग्रुप तो पक्का ही होंगे। एक तो वो सिंगलटन सेट ये ई वाला, और दूसरा वो जी इटसेल्फ। जी भी तो जैसे हमने देखा नहीं, ए खुद का भी तो सबसेट होता है, जिसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, तो 2 तो कन्फर्म ही हो जाएंगे। तो every group G has at least 2 subgroups, namely singleton E and G itself, which are also called as improper or trivial group, ठीक है, subgroup of the G। और दूसरा कहता है if there exist a subgroup of the group G other than trivial subgroup, ठीक है, मतलब ट्रिवियल सबग्रुप के अलावा, मतलब सिंगलटन सेट और जो इटसेल्फ वाला सेट था उसको छोड़े, तो फिर वो एक प्रॉपर सबग्रुप ऑफ ग्रुप कहा जाता है। बस, और फिर कुछ और रिजल्ट्स हैं, ख़त्म कर ही देते हैं फिर, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से वेक्टर स्पेस को शुरू करें। तो मैंने वो रिमार्क में लिख भी दिया, एवरी ग्रुप जी हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स, एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स, नेमली सिंगलटन एंड जी इटसेल्फ। और दूसरा एक रिजल्ट है, ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ आल्सो अ सब ग्रुप, ठीक है, मतलब 2 सब ग्रुप हों किसी ग्रुप के, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो तब भी आपको सब ग्रुप ही मिलेगा। एग्जाम्पल फिर से अपने V4 पे चलते हैं, जिसका ऑपरेशन O था और V4 में एलिमेंट थे
E A B एंड C। हमको पता है ये ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से H1 अगर ले लीजिए E कॉमा A एंड H2 ले लीजिए E कॉमा B, और दोनों ही सब ग्रुप हैं, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप V4। तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन करिए H1 एंड H2 का, तो आपको मिल जाएगा सिंगलटन सेट। दोनों में ई तो कॉमन है, ई मिल जाएगा आपको। और ये हम देख ही चुके हैं, इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप V4, ठीक है। और सेकंड रिजल्ट ये कहता है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है। जैसे अगर H1 ले लीजिए आप 2Z प्लस एंड H2 ले लीजिए आप 3Z प्लस, ठीक है। दोनों ही सब ग्रुप हैं किसके, Z प्लस के, आर सब ग्रुप ऑफ Z प्लस के। दोनों का अगर आप यूनियन ले लीजिए H1 यूनियन H2, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, -6 -4 -3 -2 0 2 3 4 एंड 6, ठीक। ऐसे मिलेंगे। इसको खोलिएगा और इसको खोलिएगा, दोनों में यूनियन लीजिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड हो रही होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक। H प्लस में जैसे एग्जाम्पल 2 + 3 करिए, ये रहा 2, रहा 3, और देखिए 5, और 5 तो बिलोंग ही नहीं करता H1 यूनियन H2 में, तो इसको देयरफॉर नॉट ग्रुप। जब क्लोजर ही नहीं है तो फिर ग्रुप तो कभी भी नहीं हो सकता, बाकी के तो बात ही नहीं होगी। अब एक और थर्ड चीज़ है इसमें, ये कहता है कि यूनियन ऑफ, ये थर्ड पॉइंट है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, ठीक है। दो सब ग्रुप का यूनियन लें ऑफ अ ग्रुप will be subgroup if and only if one is contained in other, ठीक है। मतलब कि दो सब ग्रुप हों किसी ग्रुप के, H1 एंड H2, ठीक है। मतलब कि H1 और H2 अगर सपोज करिए दो सब ग्रुप हैं H के, ठीक है, आर सब ग्रुप ऑफ H, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इन दोनों का अगर यूनियन करें तो ये तभी और तभी सब ग्रुप होगा ऑफ H, या तो H1 कंटेन हो जाए H2 में और H2 जो है वो कंटेन हो जाए H1 में, ठीक। क्या कहना चाह रहा है ये, एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं इसका, बस अभी लास्ट ही है। Z प्लस हमको पता है ग्रुप है, ठीक। H1 ले लीजिए 2Z प्लस एंड H2 ले लीजिए 4Z प्लस, ठीक है। अरे दोनों ही सब ग्रुप हैं ऑफ ग्रुप Z प्लस, ठीक। तो हमको पता है Z होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो H1 है यहाँ पे हमारा 2Z, तो ये बन जाएगा -8 -6 -2 0 2 4 और 6 8 एंड सो ऑन। अगर H2 की बात करें तो ये यहाँ पर 4Z, ये हो जाएगा -16 -12 -8 -4 0 4 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप H1 यूनियन H2 लेंगे तो आपको H1 मिल जाएगा, देखेंगे तो ये सारी लिमिट्स तो इसमें आई, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -8 -6 -2 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, H1 यूनियन H2 किया, आपको H1 ही मिल गया, ठीक है। डैट इज़ H2 जो है एक सबसेट हो जाएगा H1 का, तो फिर डैट इज़ H2 इज़ contained in H1, तो फिर which implies H1 union H2 is also a subgroup of the group Z plus,
बस अब ख़त्म यहाँ पे। थैंक्स। और इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर स्पेस। और अब पूरा बेसिक्स हमारा हो गया क्लियर। धन्यवाद।